अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। जी बच्चे, हम लोग कोड ऑफ एथिक्स का वो हिस्सा जो चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है, आज उसको डिस्कस करेंगे इस क्लास में जितना मैक्सिमम हो सका। अच्छा बच्चे, कोड ऑफ एथिक्स का वो हिस्सा जो चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है वो किससे रिलेटेड है? जैसा कि हमने पहले भी क्लास में डिस्कस किया था, आज तो हम जस्ट इसको रिवाइज कर रहे हैं और बहुत कोशिश करेंगे क्विकली रिवाइज करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बच्चे, हमारा पर्पस कोड ऑफ एथिक्स में इस हिस्से में वो जो चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है वो ये है कि जब भी आप कोई भी इंगेजमेंट सर्विसेज फराहम करने के लिए अपनी एक फर्म बनाते हैं, उसमें आप डिफरेंट टाइप्स की सर्विसेज फराहम करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। क्या ये सर्विसेज प्रोवाइड करना आपकी कमर्शियल एक्टिविटी है? जी बिल्कुल है। आप प्रॉफिट पर्पस के लिए काम करते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं प्रॉफिट पर्पस के लिए, इसमें तो कोई गुनाह नहीं है। आपको लॉ मना नहीं करता, आपको एथिकल रिक्वायरमेंट्स कोड ऑफ एथिक्स इस बात से प्रोहिबिट नहीं करते, रोकते नहीं है कि आप कमर्शियल एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते। वो कहते हैं ये तो आपकी है ही कमर्शियल एक्टिविटी। तो आपने जब कोई क्लाइंट आपके पास आए और आपसे रिक्वेस्ट करे कि आप उसको सर्विसेज फराहम कर दें, तो आपने ऐसा नहीं करना कि अपने हर क्लाइंट को रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना। आपने एक्सेप्ट करने से पहले देखना है क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट की कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं हो जाएगी, क्या मैं क्वालिफाइड हूं भी या नहीं उसको सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर करना पड़ता है। सबसे पहले किसको कंसीडर करना है? लीगल रिक्वायरमेंट्स। That is कंपनीज एक्ट 2017 की रिक्वायरमेंट्स। फिर सेकेंडली एथिकल रिक्वायरमेंट्स। कोड ऑफ एथिक्स रिवाइज्ड 2019 और थर्ड वन पे स्टैंडर्ड्स। और आपको ये बात याद रखनी है, आप जब भी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ये याद रखनी है बात। किसके इंटरेस्ट में? जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, आप इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करें या इंगेजमेंट को कंटिन्यू करें। लास्ट टाइम भी आप ही ऑडिटर थे, अब रीअपॉइंटमेंट हो रही है। रीअपॉइंटमेंट के टाइम पे भी आपको इन रिक्वायरमेंट्स को अगेन कंसीडर करना होगा कि कहीं इस दफा तो कहीं एथिकल थ्रेट्स तो मौजूद नहीं है कि मैं इस इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करूं और इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले मुझे चाहिए था कि मैं कंसीडर करता कि मेरे पे कोई थ्रेट्स तो नहीं है और वो उन थ्रेट्स की वजह से कहीं मेरी ओपिनियन तो अफेक्ट नहीं हो जाएगी। तो कंसीडर करना पड़ेगा कि आया वो थ्रेट्स एट एक्सेप्टेबल लेवल हैं या नहीं। ठीक हो गया जी बच्चे। तो इंट्रोडक्शन में हम कुछ बातें पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चे, सेवरल कमर्शियल और एथिकल मैटर्स को कंसीडर किया जाएगा और करेगा कौन? एक्सटर्नल ऑडिटर। कमर्शियल मैटर्स से क्या मुराद?
कि आपने ये देखना है कि इस एंगेजमेंट को प्रोवाइड करते हुए आपको कुछ कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। आप जब इस सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे, आपको जो कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी, तो क्या आप उसके बदले में जो रेवेन्यू रिसीव करेंगे वो आपकी उस कॉस्ट को पूरा कर देगा? आपको प्रॉफिट हो भी रहा है या नहीं हो रहा? कहीं लॉस तो नहीं होगा इस एंगेजमेंट की वजह से? तो ये मैटर्स तो कंसीडर करने पड़ेंगे। इसके साथ ही साथ एथिकल मैटर्स, और करेगा कौन? एक्सटर्नल ऑडिटर। जब वो ये कंसीडर करेगा कि आया उसे एक्सेप्ट करनी चाहिए ये न्यू ऑडिट एंगेजमेंट या नहीं करनी चाहिए, ऑडिटर और क्लाइंट लाजमी तौर पे तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स जो कंपनीज एक्ट 2017 ने बताई हैं उनकी कंप्लायंस करेंगे। ऑडिट की सर्विसेज फराहम करना, आप अपनी फर्म बनाते हैं, ये बिजनेस है, और जैसे बाकी बिजनेसेस का ऑब्जेक्टिव होता है कि उन्होंने प्रॉफिट अर्न करना है, इसी बिजनेस का ऑब्जेक्टिव भी ये है कि इसने प्रॉफिट अर्न करना। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है, however this doesn't mean, इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि प्रैक्टिस शुड ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट एवरी ऑडिट एंगेजमेंट, कि आपके पास कोई भी क्लाइंट आए आप उसको नाराज करेंगे ही नहीं, आप उसकी हर एंगेजमेंट हर बात को मान लेंगे, ऐसी बात तो नहीं है। आपको वो कोई भी काम करने के लिए कहता है तो ऑटोमेटिकली आपने उसकी इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, आपने उसकी एंगेजमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, ये नहीं होगा, ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं होगी ऑफर। इसलिए कि ताकि आपको मुनाफा मैक्सिमम हो जाए, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस अराइज हो सकते हैं जिसमें इट इज अप्रोप्रिएट टू डिक्लाइन, कि आप इनकार करें, उसे कहें नहीं मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता हूं, आप उसकी ऑडिट अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो कमर्शियल रीजंस भी हो सकती हैं, वो एथिकल रीजंस भी हो सकती हैं। ठीक हो गया जी बच्चे? तो बच्चे ऐसा नहीं है कि आप क्लाइंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते, रिफ्यूज नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते। आपको लीगल रिक्वायरमेंट्स और एथिकल रिक्वायरमेंट्स को कंसीडर करते हुए अगर आपको क्लाइंट को रिजेक्ट या रिफ्यूज करना पड़ सकता है तो आप करेंगे। ठीक है जी बच्चे? जी बच्चे, दूसरा पॉइंट बच्चे, थ्रेड्स टू कंप्लायंस। थ्रेड्स टू कंप्लायंस क्या? थ्रेड्स टू कंप्लायंस ये है कि सम टाइम आप इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, इंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से हो सकता है इंटेग्रिटी या प्रोफेशनल बिहेवियर पे थ्रेट्स अराइज हो जाए कि आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद आप ओपिनियन देंगे, हो सकता है आपकी ओपिनियन में आप सही से बात, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात ना बता सकें, दयानतदारी के साथ जितनी बात बतानी चाहिए थी उतनी बात नहीं बता पा रहे, कोई ऐसे थ्रेट्स अराइज हो सकते हैं। तो पढ़ते हैं बच्चे, थ्रेट्स टू कंप्लायंस विद द प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी। इसको बहुत डिटेल में हमने पढ़ा हुआ है। इंटेग्रिटी पे थ्रेट अराइज हो सकता है, रास्तबाजी पे थ्रेट अराइज हो सकता है, आप ट्रूथफुल नहीं रहे, आप ऑनेस्ट नहीं रहे, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहे, आपको तो हर बात स्ट्रेट फॉरवर्ड कहनी थी, आपको कुछ भी नहीं छुपाना था। ठीक हो गया? तो प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी पे कंप्रोमाइज करना पड़ सकता है। या प्रोफेशनल बिहेवियर पे, वो किसकी वजह से क्रिएट होगा? बहुत सारे क्वेश्चनेबल इश्यूज की वजह से जो एसोसिएटेड विद द क्लाइंट है, जो क्लाइंट के साथ एसोसिएटेड है, जैसे उसके ऑनर्स की वजह से, मैनेजमेंट की वजह से, या उस ऑर्गेनाइजेशन की अपनी एक्टिविटीज की वजह से। अब एग्जांपल्स देखिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल इश्यूज में से कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं? क्लाइंट इन्वॉल्व है इन इलीगल एक्टिविटीज, गैर कानूनी, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ठीक हो गया ना, गैर कानूनी है। डिसऑनेस्टी, गैर दयानतदार एक्टिविटीज परफॉर्म करें, दयानतदारी के साथ काम नहीं कर रहे। क्वेश्चनेबल, बहुत सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस ऐसे नहीं होनी चाहिए, उसके बहुत सारे इश्यूज हैं। या बहुत सारा बिहेवियर अनएथिकल है, गैर अखलाकी है। इसकी वजह से अगर आपने सर्विसेज प्रोवाइड की, हो सकता है आप पे भी थ्रेट राइज हो जाए। एक क्लाइंट के बारे में ये है,
और आप उसको कंसीडर करते हुए आपको पता चल रहा है ये क्लाइंट सही से टैक्स जमा नहीं करवाता और आपको इसकी इंगेजमेंट परफॉर्म करनी है, आपको इसका ऑडिट करना है, अब थ्रेट तो राइज हो गया, ठीक है ना। ये क्लाइंट की एक्टिविटीज क्या है, ऑनेस्ट नहीं है, डिसऑनेस्ट है, तो आप पे भी थ्रेट राइज हो गया, थ्रेट टू कंप्लायंस विद द प्रिंसिपल ऑफ इंटेग्रिटी और प्रोफेशनल बिहेवियर। अब ये थ्रेट क्या एट एक्सेप्टेबल लेवल है या नहीं है। आपको याद है ना कि हमें ये देखना होता था, इवैल्यूएट करना होता था। सबसे पहले नंबर पे हम क्या कहते थे, हम कहते थे पहले तो करो आइडेंटिफाई। रिवाइज करवा रहा हूँ इसी वजह से, जरा अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ चीजें बतानी है। आइडेंटिफाई करना होता था थ्रेट है या नहीं है। दूसरे नंबर पे आपने देखना था थ्रेट टू कंप्लायंस की, ये थ्रेट किस फंडामेंटल प्रिंसिपल की नॉन कंप्लायंस कर रहा है, तो ये थ्रेट किस फंडामेंटल प्रिंसिपल में मौजूद है, हमें ये कंसीडर करना होता था। और थर्ड वन पे इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएट करते हुए हम ये देख रहे होते थे क्या एट एक्सेप्टेबल लेवल है, ये थ्रेट, या हम ये कहते थे नॉट एट एक्सेप्टेबल लेवल, ये थ्रेट एट एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं है, हम ये भी कंसीडर कर रहे होते थे। तो अगर एट एक्सेप्टेबल लेवल है तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं, नॉट एट एक्सेप्टेबल लेवल है तो फिर हम कहते थे सबसे पहले इसको इलिमिनेट करो, इसको एड्रेस करना कहते थे, या इसको रिड्यूस करो टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। और थर्ड वन एंड द लास्ट वन में डिक्लाइन, इंगेजमेंट को इनकार कर दो कि भाई मैं इंगेजमेंट परफॉर्म नहीं कर सकता। तो अब हमारा स्टेप क्या है, हमने इवैल्यूएट करना है क्या ये जो थ्रेड्स हैं वो एट एक्सेप्टेबल लेवल है या नॉट एट एक्सेप्टेबल लेवल। तो फिर हमें किन फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए ये इवैल्यूएट करने के लिए, हमें नॉलेज लेना है और अंडरस्टैंड करना है क्लाइंट के बारे में, उसके ऑनर्स के बारे में, इसकी मैनेजमेंट के बारे में, और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में, और इस क्लाइंट की बिजनेस एक्टिविटीज क्या है उसके बारे में। ये फैक्टर्स कंसीडर करने पड़ेंगे। क्लाइंट की कमिटमेंट टू एड्रेस द क्वेश्चनेबल इश्यूज, जैसे क्वेश्चनेबल इश्यूज है, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर नहीं है, मैनेजमेंट इफेक्टिव नहीं है, कंट्रोल्स वीक है, तो क्या मैनेजमेंट इस चीज को कंसीडर करती है कि हम अपने कंट्रोल्स को बेटर करेंगे, हम इंप्रूवमेंट लेके आएंगे। तो थ्रू इंप्रूविंग, क्या वो अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के प्रैक्टिसेस में इंप्रूवमेंट लाने के लिए कमिटेड है, क्या वो अपने इंटरनल कंट्रोल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इफेक्टिव करने के लिए कमिटेड है। तो हमें इन बातों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो ये हो गया थ्रेट टू कंप्लायंस। जी बच्चे, नेक्स्ट वन कॉन्सेप्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आपके पास एक क्लाइंट सर्विसेज की रिक्वेस्ट लेके आया और आपसे आके कहता है कि भाई मुझे आप, मेरी इंश्योरेंस कंपनी है, आप मुझे सर्विसेज प्रोवाइड कर दें। और आपने अपने आर्टिकल और आर्टिकल के बाद भी कभी भी इंश्योरेंस कंपनी की कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। तो आप तो इंश्योरेंस कंपनी के बारे में नहीं जानते, आप तो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट नहीं हो, सही से सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकोगे, तो आपको नहीं चाहिए कि आप इस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करो। इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो बच्चे, अ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट टू कंप्लायंस, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट अराइज हो जाएगा कब, जब आप प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट ही नहीं हो एक सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो पूरा क्या था पॉइंट, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट एंड ड्यू केयर।
तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट क्रिएट हो जाएगा जब आप किसी क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करो और आप तो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर ही नहीं रखते हो। ठीक हो गया जी, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी बच्चे। चले जी, अब फिर अगेन इसी बात को जानना कि फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें ये इवैल्यूएट करना है कि इसका लेवल ऑफ थ्रेट क्या है, इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इवैल्यूएट करते हुए हमें अप्रोप्रिएट अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्लाइंट के बिजनेस की नेचर क्या है, इसके बिजनेस के ऑपरेशंस कितने कॉम्प्लेक्स हैं, इंगेजमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, पर्पस, नेचर और स्कोप वर्क का क्या है, काम का क्या, नॉलेज लेना है इसकी रेलिवेंट इंडस्ट्रीज का और उसके सब्जेक्ट मैटर का, उसकी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन का, एक्सपीरियंस रेलिवेंट रेगुलेटरी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स में कितना है, आपने एग्जिस्टेंस और क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स डिजाइन करने टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस। वो कब, क्या आपने ये देखना है क्या क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स और पॉलिसीज इस तरह से डिजाइन हो कि जो आप अश्योरेंस प्रोवाइड करें वो अश्योरेंस आपकी क्या हो बच्चे, कॉम्पिटेंट हो। सही हो गया ना। देखिए आईएएस हमने ये भी बात पढ़ी थी कि एक ऑडिट फर्म है, ऑडिट फर्म की एक ख्वाहिश होती है कि उसकी हर सर्विसेज पूरी फर्म वाइड लेवल पे उसकी जितनी भी सर्विसेज है, हर तरह की सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करे वो क्या हो, वो सर्विसेज क्वालिटेटिव हो। तो उसके लिए हमने पढ़ा था, अब तो चेंजेस हो गई हैं लेकिन फॉर द टाइमिंग ISQC 1। अच्छा बच्चे, अगर वो सिर्फ ऑडिट की सर्विसेज प्रोवाइड करते हुए चाहते हैं कि उनकी ऑडिट की क्वालिटी सबसे बेहतर हो तो फिर उसके लिए बच्चे ISA 220। ठीक हो गया जी बच्चे कि ऑडिट की तमाम ऑडिट की सर्विसेज जो भी ऑडिट प्रोवाइड करें उसकी सर्विसेज क्या हो, क्वालिटेटिव। तो उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो आपने सिर्फ तभी एक्सेप्ट करना है कि आप ये जान लें कि ISA 220 के मुताबिक हमारे क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज और प्रोसीजर्स इस लेवल के हमने डिजाइन किए हुए हैं कि हम क्वालिटेटिव सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे ऑडिट की। और बच्चे, अगर आपको इन थ्रेड्स, जैसे हमने लास्ट पढ़ा कि अगर ये थ्रेड्स अराइज होंगे और एट एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं है तो फिर हमें एड्रेस करना पड़ेगा बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स। हमें अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स अप्लाई करके इनको रिड्यूस करना पड़ेगा। एट एक्सेप्टेबल लेवल। तो वो सेफगार्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं इनके बारे में हमने पढ़ना, बाय अप्लाइंग अप्रोप्रिएट सेफगार्ड्स। जी बच्चे, वो एक्शंस जो एड्रेस करेंगे सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट को वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंबर पे असाइन करना सफिशिएंट इंगेजमेंट पर्सोनल को और उनके पास कंपिटेंसीज भी मौजूद होनी चाहिए, नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपर्टीज। शाबाश। एग्री करें कि वो रियलिस्टिक टाइम फ्रेम में ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। वो टाइम फ्रेम रियलिस्टिक होना चाहिए, ऐसा ना हो अनरियलिस्टिक आप टाइम फ्रेम डिसाइड कर दें। और सम टाइम हो सकता है आप सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए आपको एक्सपर्ट की जरूरत पेश आ जाए, तो यूजिंग एक्सपर्ट जब जरूरत पड़ेगी, जहां पे जरूरत पड़ेगी। ठीक हो गया जी बच्चे। अब एक्सपर्ट से रिलेटेड बात करते हैं। जब भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस चाहता है कि वो रिलाय करे एडवाइस पे या काम पे एक एक्सपर्ट के, उसको चाहिए कि वो इवैल्यूएट करे क्या आया ये रिलायंस वारंटेड है। मीन्स उसके काम को अच्छे तरीके से आपने समझना है, उसने काम किस पैरामीटर्स पे किया वो भी आपने देखना है, क्या उसका काम सफिशिएंट है या नहीं है,
फिर उसके बारे में जानना कि वो कॉम्पिटेंट भी है या नहीं है, ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव माइंड के साथ काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। तो ये सब बातें तो कंसीडर करनी पड़ेंगे आपको। दे शुड कंसीडर फैक्टर्स, जैसे कि उसकी रेपुटेशन क्या है, उसकी एक्सपर्टीज क्या है, वो रिसोर्सेज जो अवेलेबल है और उसने जो प्रोफेशनल और एथिकल स्टैंडर्ड्स उसकी बॉडी ने उसके ऊपर अप्लाई किए हैं, क्या उसने उनको फॉलो भी किया या नहीं किया। ये इंफॉर्मेशन आपको हासिल हो सकती है उसके साथ अगर आपने माजी में कभी कोई काम किया हुआ है, प्रायर एसोसिएशन विद द एक्सपर्ट, या किसी और ने सर्विसेज ली हुई हैं, आप उनसे कंसल्ट करके इनके बारे में जान सकते हैं। वैसे हमने ISA 610 के अंदर भी पढ़ा है, 620 में भी पढ़ा है, रिलायंस और अदर्स में, याद है ना आपको ये सब बातें। फॉर एग्जाम्पल रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट की रिवैल्यूएशन, ऑडिट फर्म चेक करेगी क्रेडिबिलिटी वो सर्वेयर की जिसने फिक्स एसेट की रिवैल्यूएशन की है, इससे पहले कि उसके काम को इस्तेमाल किया जाए, उसके काम पे रिलाय किया जाए, पहले आपको उसके बारे में जानना पड़ेगा, पहले सोर्स के बारे में जानना पड़ेगा, फिर काम की नेचर के बारे में। ये बात याद रखनी है, अकाउंटेंट की ये ऑब्लिगेशन है, कंपल्सरी है उस पे कि वो कंप्लाई करे एथिकल रिक्वायरमेंट्स को, और एथिकल रिक्वायरमेंट्स को सिर्फ एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ ऑडिट नहीं, कॉन्टिन्यूअसली मुसलसल करना है थ्रू आउट द पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, जब तक एंगेजमेंट खत्म नहीं हो जाती तब तक, ठीक है जी। और उसको रिव्यू करना पड़ेगा अपने एक्सेप्टेंस के डिसीजन को रिकरिंग क्लाइंट के टाइम पे भी, जब दोबारा से वो इंगेज हो रहा होगा, वो दोबारा एक्सेप्ट कर रहा होगा इंगेजमेंट को रिकरिंग ऑडिट के तौर पे, ऑडिटर के तौर पे, तो उसको फिर कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप में भी इसको इंगेज करना पड़ेगा। ठीक हो गया जी बच्चे, इन बातों को कंसीडर करना पड़ेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक हो गया बच्चे, इससे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।